हिंदुस्तान गरीब है तो इस कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण से गरीब है। मुसलमानों को गरीब इस पार्टी ने बनाया है, दलितों को उनका हक इस पार्टी ने नहीं दिलाया, जिसने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इस देश को इंसाफ दिलाने के लिए सब लोगों को इस पार्टी का बहिष्कार करना पड़ेगा। He claims to be a part of civil society. Nothing civil about the things which are being said. जब अपना राजधर्म राष्ट्र धर्म नहीं निभाया जाता है तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, आप अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? जाकर के गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पढ़ो। Making such allegations really reduces the credibility of the movement. There must be restraint, there must be moderation in what one says. Ramdev won't be taken seriously. हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आर्य समाज। अपने मंच पर एक विशेष दल को बुला लेना, फिर दूसरे दल को गाली देना, मेरे ख्याल इससे कोई हम जो हमारा मकसद है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि स्वामी रामदेव जी को भी पता है कि ये पार्टियां भरोसा करने लायक नहीं है। लोग कह रहे 2014 में लोकसभा चुनाव होंगे। मैंने कहा ये तुम्हारा जो ज्योतिष है फेल हो गया है। कि 99% संभावना ये है कि 2013 में इस पार्टी की 13वीं हो जाएगी। ये मुद्दा कुछ मीडिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये टीम अन्ना वर्सेस रामदेव जी का मुद्दा है, ऐसा नहीं है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। रामदेव आज हरिद्वार पहुंचने से पहले दिल्ली में भीष्म प्रतिज्ञा कर गए हैं कि कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं जीतना चाहिए। कांग्रेस की नीतियां हिंदुस्तान की बदहाली और गरीबी की जिम्मेदार हैं, लेकिन एनडीए या बाकी दलों की नीतियों पर चुप्पी साध गए। आज अंबेडकर स्टेडियम के मंच से आयोजन को सफल बनाने वाले संगठनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को भी थैंक यू कहा गया। आरएसएस ने भी एनडीटीवी इंडिया से कहा कि उनके स्वयंसेवकों ने उत्साह से हिस्सा लिया है। रामदेव ने आज दलित बच्चों के हाथों जल पीकर अनशन तोड़ा और मंच से कहा गया कि बाबा ने उन्हें सम्मान दिया है। सामाजिक समरसता की पैकेजिंग अन्ना आंदोलन ने पिछली बार दलित मुस्लिम बच्चियों के हाथों जूस पीकर की थी और इस बार रामदेव ने दलित बच्चों के हाथों। जब आंदोलन राजनीतिक होता है तो विचारधारा से लेकर समर्थक दलों की नीति नीयत पर सवाल उठेंगे। उत्साही समर्थक सोशल मीडिया पर उग्र हो रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुख और पवित्र है, बाकी चीजें पीछे हैं। प्रधानमंत्री की खूब आलोचना होनी चाहिए, लेकिन क्या उस तरीके से होना चाहिए जो फेसबुक और ट्विटर पर मजाक में कहा जाता है, वही मंच से कहा जाने लगे। रामदेव ने आज कहा कि पीएम को पद छोड़कर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना चाहिए गुरुद्वारा में जाकर और बाबा बन जाएं ताकि सच बोलने लगे। क्या यह तय हो गया है कि बाबा और मौलवी ही सच बोलते हैं? शरद यादव ने कल करप्शन की अलग ही थ्योरी दे दी, कहा कि जाति व्यवस्था और अंग्रेजी से भ्रष्टाचार है। क्या तमिल, तेलुगु, बांग्ला और हिंदी भोजपुरी बोलने वाले नेता भ्रष्ट नहीं हुए? कहीं हम एक सही मुद्दे को अराजकता के हवाले तो नहीं कर रहे? सवाल करने वाले बिक गए हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल भी तो बाबा को मिले राजनीतिक समर्थन पर सवाल कर रहे हैं, उन्हें चेता रहे हैं कि जितनी पार्टियां वहां पर आई हैं उनकी नीयत पर हमें शक है। हमें उम्मीद है कि रामदेव को यह पता होगा, लेकिन हमारा और बाबा रामदेव के बीच कोई मतभेद नहीं है, इस तरह से ना देखा जाए। क्या यह सवाल नहीं बनता कि संघ, बीजेपी, एनडीए रामदेव पर मेहरबान क्यों है, टीम अन्ना पर क्यों नहीं है? कल शरद यादव ने टीम अन्ना को खींचा तो आज बीजेपी के मुखपत्र में प्रभात झा ने लिखा है कि अब कोई अन्ना हजारे जैसा व्यक्ति कभी जायज मुद्दों पर भी देश का ध्यान आकर्षित करेगा तो क्या देश ऐसे व्यक्ति को समर्थन देगा? जनविश्वास को जन लोकपाल की आड़ में इस कदर अपमानित करने का क्या किसी को अधिकार है? टीम अन्ना ने जिस तरह की गालियां राजनेताओं राजनीतिक दल को दी, अब जब स्वयं राजनीति में आ गए हैं तो क्या कहेंगे? देश कोई गूंगा, बहरा या नेत्रहीन नहीं है, देश सब कुछ समझता है और सबको समझाता है। क्यों बीजेपी की नजर में अन्ना का आंदोलन दुराग्रह है और रामदेव का सत्याग्रह? इन सब के बीच जो आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने पहले भाषण में कहा, वो भी शामिल करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में असंतोष जाहिर करने का सबको अधिकार है, लेकिन हमें यह जरूर समझना चाहिए कि कानून बनाने का काम विधायिका या न्याय देने का काम न्यायपालिका से कोई नहीं छीन सकता। जब सत्ता प्रतिष्ठान निरंकुश हो जाते हैं तो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है, लेकिन जब प्रदर्शन या विरोध बीमारी में बदल जाएं तो हम अराजकता से खेलने लगते हैं। लोकतांत्रिक व्यवहारों में आचरण की गरिमा और विरोधी विचारों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए। संसद अपने नियम
और रफ्तार से ही चलेगी। तो हमारा सवाल है कि क्या इन प्रदर्शनों को बीमारी की तरह देखना सही है? इस पर भी बात करेंगे। क्या इन प्रदर्शनों ने अराजकता के खतरे के अलावा और कुछ दिया ही नहीं? सरकार ने शुरू में संवाद का रास्ता भी पकड़ा, मगर बाद में खारिज ही करने लगी। कांग्रेस ने इस आंदोलन को अपने विरोधी दलों की साजिश से ज्यादा देखने की कोशिश नहीं की। इस पर भी बात होनी चाहिए कि रामदेव कई दलों के बीच हैं और टीम अन्ना खुद राजनीतिक दल बन रही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या तोड़क हैं। यह आंदोलन मुद्दों के अलावा कुछ बड़े सवाल भी खड़े कर रहे हैं, यही कि राजनीतिक दलों से हमारे रिश्ते में संवाद की कमी बढ़ती ही जा रही है। भ्रष्टाचार सभी दलों का मुद्दा है, तो उन्हें इसके लिए रामदेव या अन्ना के पास जाने की क्यों जरूरत पड़ी? राजनीतिक दलों ने क्या किया? राजनीतिक दल इन आंदोलनों के प्रति किसी जमींदार की तरफ बर्ताव क्यों करते हैं, जैसे लोग और वोट पर उन्हीं का हक है? अगर रामदेव और टीम अन्ना भ्रष्टाचार से लड़ने के अपने अपने तरीके और रास्ते हो सकते हैं उनके, तो बाकी दलों के अपने रास्ते मान्य क्यों नहीं हो सकते? राजनीति के लिए क्या सबक छोड़ गए हैं ये आंदोलन, या खुद राजनीति के शिकार हो गए हैं? आज बात करेंगे प्राइम टाइम में। गोपाल राय जी हमारे साथ, सदस्य टीम अन्ना। आप अनशन पर भी बैठे थे, आपकी तबीयत अब कुछ ठीक होने लगी है, इतने कि आप डिबेट में आए। हम ख्याल रखेंगे कि आपकी सेहत यहां से ठीक ही रहे। और देवेंद्र शर्मा जी हैं, अभी सदस्य टीम रामदेव के रूप में, हालांकि आप दोनों मंचों पर आवाजाही करते हैं, कल भी थे, तो आपसे और जानेंगे। योगेंद्र यादव हैं हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ। विनय कुमार पांडे, आप सांसद कांग्रेस। विजय गोयल, आप महासचिव भारतीय जनता पार्टी। आप सबसे उम्मीद है कि संक्षिप्त में ज्यादा बातें कहिएगा। पहला सवाल मैं शुरू करना चाहता हूं योगेंद्र यादव से ही। अंतर्विरोध तो हर आंदोलन में होता है, ये मैं समझता हूं, लेकिन टीम अन्ना एक तरफ खुद एक राजनीतिक दल बनने की प्रक्रिया में है और रामदेव को जिस तरह से एनडीए ने समर्थन दिया है, इन दोनों में क्या आपको सिर्फ ये मामूली अंतर्विरोध, स्वाभाविक अंतर्विरोध ही नजर आता है, या एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है? आपने एक लेख भी लिखा था, मैं उसका याद दिलाना चाहता हूं इंडियन एक्सप्रेस में, कि वाई आई चूज टीम अन्ना। क्या आप कहेंगे, या आप बताना चाहते हैं कि आपने टीम अन्ना का समर्थन क्यों किया? हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप रामदेव का भी समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्यों? रवीश जी, मैं ऐसा समझता हूं कि टीम अन्ना, या जो अन्ना आंदोलन के रूप में जाना गया, उसमें और बाबा रामदेव के आंदोलन में कुछ बुनियादी फर्क हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वो बुनियादी फर्क साफ होते जा रहे हैं। बीच बीच में कुछ भ्रांति की गुंजाइश थी, थोड़ा सा विचलन भी हुआ दोनों तरफ से। दोनों के प्रस्थान बिंदु अलग हैं। बाबा रामदेव अपने एक प्रशंसकों, समर्थकों, अनुयायियों का एक जो बना हुआ दायरा है, जो पुराना बना हुआ दायरा है, उसकी पूंजी लेके इस मैदान में आए हैं। टीम अन्ना के लोग सार्वजनिक काम में अपने जो कुछ उन्होंने काम किया है, अन्ना ने किया, बाकी लोगों ने किया है, लेकिन उसके सहारे कुछ नई पूंजी जुटाने के लिए आए हैं। दोनों के मार्ग अलग अलग हैं। बाबा रामदेव का मार्ग रहा है एक ब्लैक मनी का इशू उठाना, लेकिन वो कुछ विकल्प हर बार ठोस रूप से नहीं दे पाए हैं। पहली बार भी और इस बार भी टीम अन्ना ने कोशिश की कि एक विकल्प दे। वो विकल्प सही था, गलत था, मुझे उस पर कई एतराज थे लोकपाल बिल पे, लेकिन एक लोगों को ये था कि भाई ये विकल्प हमारे सामने है। ब्लैक मनी पे बाबा का क्या विकल्प है मुझे स्पष्ट नहीं है, और मुझे कहीं लगता है कि इन दोनों का गंतव्य भी अलग होगा, जो कि पिछले 2 दिन की घटनाओं से अब साफ हुआ है। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाएं और उसके आखिर में इतनी बड़ी मीटिंग करके ये घोषणा करें कि मुलायम सिंह, मायावती और बीजेपी के बाकी लोगों के साथ आप खड़े हों, उनका नाम लेके घोषणा करें और कहें कि ये सब मिलके काले धन का रास्ता निकाल लेंगे, तो क्या कहूं मैं, समझ जानता नहीं, इस पे हंसूं, रोऊं, क्या महसूस करूं? ये कम से कम भ्रष्टाचार को मिटाने का यदि ये फॉर्मूला इस देश में है, तो इस फॉर्मूले के लिए हमें बाबा रामदेव की क्या जरूरत थी? तो इसके अंत में भाजपा तो मुस्कुरा रही होगी, संघ भी शायद मुस्कुरा रहा होगा, लेकिन क्या देश मुस्कुरा रहा होगा? बाबा रामदेव के जो हजारों लाखों प्रशंसक, समर्थक, अनुयायी हैं, क्या वो आज एक स्पष्ट दिशा पाए होंगे? ये सवाल मेरे मन में रहते हैं जो अनुत्तरित हैं। जी देवेंद्र जी, आप ये जवाब देना चाहेंगे? इसमें क्या जवाब देना है? आई थिंक इट इज वेरी अपरेंट कि अपनी अपनी सोच होती है और उस सोच से आदमी जो देखता है हर एक चीज को। मेरा ये मानना है कि ये मैं कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि मैं दोनों उनके साथ था, अन्ना के साथ भी और बाबा के साथ भी, और मेरा ये मानना अपना है कि
फॉल्ट ढूंढना और ये कहना कि साहब उनकी बड़ी पूरा ब्रिगेड उनका पहले ही होता है, आई थिंक ये अप्रिशिएट करने की बात है कि आज बाबा पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी की फॉलोइंग है तो आज बाबा की है। अन्ना से भी ज्यादा आप ये कह रहे हैं? अन्ना जी की तो फॉलोइंग बहुत कम है। हाँ। और ये जो फॉलोइंग है अन्ना की कम है, रामदेव की ज्यादा है। बिल्कुल। और ये जो फॉलोइंग है ये मुझे नहीं लगता कि देश के करोड़ों लोग या लाखों लोग जो भी कहेंगे आप वो बेवकूफ हैं। ये कह के चलना ये तो नहीं कहा, नहीं, ये तो किसी ने नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा उनको कि मैंने किसी ने कहा, ये तो किसी ने नहीं कहा, ये भी किसी ने नहीं कहा कि आप सब पे सवाल कर रहे हैं तो आप ही समझदार हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये भी नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं कि भाई जो ये लोग हैं ये अगर उसकी सपोर्ट कर रहे हैं बाबा की तो ये बेवकूफ नहीं हो सकते। हाँ ठीक, कुछ होगा, मैं ये कह रहा हूं। और मतलब कहने का ये है कि बाबा ने जो बिल्डअप किया है ओवर लास्ट 10-15 ईयर्स उसका ये इंपैक्ट है कि जनता जो है उनके साथ चलती है, उस पर विश्वास करती है और उनकी बातों में उसको देखना चाहती है कि जो वो कह रहे हैं वो डिलीवर हो। और ये कहना कि साहब आप पॉलिटिकल पार्टीज को आपने साथ लेके चलें, ये सवाल मैं देख रहा हूं 3-4 दिन से जो आ रहा है मीडिया में, उसकी बात जवाब भी हम दे चुके हैं कि एक तरफ तो ये होता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अगर साथ ना लो तो सवाल उठता है कि साहब आप उनको इग्नोर कर रहे हैं या आप उन पे कटाक्ष मार रहे हैं या आप उनको ब्लेम कर रहे हैं। अगर आप उनको साथ लो तो कहा जाता है कि साहब ये सारे कर। उन्होंने कहा कि आप जब वही राजनीतिक दलों के सहारे जाना था, उनके समर्थन की औपचारिकता से ही अपने आप को सफल बनाना था, तो फिर रामदेव की क्या जरूरत थी? इस आंदोलन, दो आंदोलन की क्या जरूरत थी? आप लोग मिलकर टीम अन्ना का ही आंदोलन करते या टीम अन्ना मिलकर आपका आंदोलन करते? पिछले 65 साल में सब राजनीतिक पार्टियां थी देश में। अगर भ्रष्टाचार बढ़ता गया और भ्रष्टाचार बढ़ता गया, इसीलिए ये दोनों आंदोलन खड़े हुए। पहले बाबा जी ने शुरू किया, फिर अन्ना बीच में आए। हाँ जी। और ये जो आंदोलन खड़ा हुआ ये मिलके क्यों जाना चाहिए, होना चाहिए था? मैंने इस पर कभी नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारण थे कि पिछले साल जब मेरा यह मानना है कि अगस्त में पूरा ऐसा एक हो सकता था कि आपको जन लोकपाल बिल अगस्त में ही मिल जाता अगर ये दोनों उनको मिला दिया जाता। लेकिन कोशिश की गई और ये हुआ कि उनको अलग रखा जाए। किसका रोल था ये अलग बात है, लेकिन ये हुआ। मेरा तो मानना है कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, और लॉस्ट अपॉर्चुनिटी वो कुछ लोगों ने। देवेंद्र जी ये सवाल तो बनता है ना कि जब आप एनडीए की तरफ जाएं, आरएसएस भी कहे कि हमारे स्वयंसेवक उत्साह से हैं, कोई बुराई नहीं है आरएसएस का किसी आंदोलन को समर्थन देने का, ठीक है, मैं कम से कम समझता हूं वो इस देश की राजनीति में है, यहां मौजूद हैं, देते हैं। लेकिन जब वो होते हैं तो एक लाइन खींचती है, वो आरएसएस को भी पता है और वो कांग्रेस को भी पता है, वरना तो दोनों का विलय ही हो जाता है आपस में, ठीक है ना? तो जब आप एक राजनीतिक धारा विचारधारा के साथ खड़े होंगे, ठीक है, तो फिर तो लोग सवाल करेगा ना, सवाल बनता है कि नहीं बनता है? मैं आपसे वो भी कहना चाहता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि जब मैं तो जब अन्ना के उसमें जाता था तब भी मुझे पूछा जाता था कि भाई आप आरएसएस बीजेपी के स्पॉन्सर्ड हैं। बाबा के मंच पर लोग आ गए तो आपने कहा कि साहब बीजेपी के स्पॉन्सर्ड हैं, और जब अन्ना के मंच पर लोग आए थे तब भी तो यही लोग आए थे। फिर तब नहीं वो स्पॉन्सर भी मुझे जवाब नहीं मिला था। आज प्रभात झा ने लेख लिखा है, उसमें कई शब्द लिखे हैं, आईएएस, एमबीए, एमसीए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एसएमएस, मिस्ड कॉल, संविधान, संसद, सांसद, सांसदों को गाली, धरना प्रदर्शन, घेराव, तिहाड़ जला आदि आदि। अगर कोई फिल्म इन पर बनाए अन्ना अनशन पर, तो इन सब जुमलों का इस्तेमाल स्क्रिप्ट में उसकी अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। और ये लिख रहे हैं कि भारत की भावनाओं के साथ भावनात्मक कालाबाजारी करने का क्या किसी को कोई अधिकार है? लिख रहे हैं ना। फिर मैं फर्क नहीं कर रहा हूं, बीजेपी तो दोनों में फर्क कर रही है और आप भी फर्क कर रहे हैं कि अन्ना से ज्यादा रामदेव को समर्थन ज्यादा है इस देश में। 121 करोड़ का अभी तक आप लोग दोनों दावा कर रहे थे, लेकिन एक बंटवारा है कि 121 करोड़ में अन्ना को कम है या अन्ना से ज्यादा है। चलिए मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन इसको हम कैसे समझे? फिर जब आप इनके राजनीतिक दलों के साथ आ जाएंगे तो फिर मुझे बताइए कि बीजेपी ने काला धन लाने के लिए ऐसा क्या कर दिया, टीडीपी ने ऐसा क्या कर दिया? ये सब राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हारते आए हैं, जीतते आए हैं, सब आए हैं। आप मुझे ये बताइए, जब जन लोकपाल बिल की लड़ाई हो रही थी तब भी ये कहा गया था कि अंत में बनना तो पार्लियामेंट के अंदर ही है, बनाना तो उन्हीं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंटेरियंस जिनको आप सारा इशारा कर रहे हैं, तो आपको उनको तो प्रोसेस में लेना पड़ेगा, चाहे आप एक्सेप्ट करें ना करें। और वही हुआ है, बाबा रामदेव ने सिर्फ उनको प्रोसेस में लिया है, जो उनकी अन्ना ने नहीं किया। जो ये उन्होंने किया कि नहीं किया वो अलग बात है। आप मैं जो बात उसका जो आपने मुझसे सवाल पूछा है वो उन्होंने किया, प्रोसेस में लेना पड़ेगा उनको, इसमें क्या गलत है? और वो ही काम करेंगे। अगर मुझे मानिए कि अगर हमें एक निष्पक्ष सीबीआई मिल जाती है, सपोज करिए इन्हीं पार्टियों के द्वारा, तो किसको इसमें आपत्ति है? मैं चाहता हूं कि एक निष्पक्ष आपको सीबीआई मिल जाए, एक लोकपाल बिल मिल जाए जो सख्त हो, चाहे वो बीजेपी के सपोर्ट से हो, चाहे वो मुलायम सिंह के सपोर्ट से हो। अन्ना वाला लोकपाल या आपका वाला? रामदेव का कोई नया वो लोकपाल आ गया? नहीं, रामदेव ने कोई लोकपाल नहीं दिया, उन्होंने यही कहा है, उन्होंने यही कहा कि हमें एक सख्त चाहिए, हमें सरकारी लोकपाल नहीं चाहिए। वो लोकपाल जो
कम से कम इतना तो स्पष्ट हो ना कि कौन सा वाला सख्त लोकपाल चाहिए। सरकार का नहीं है ये आप स्पष्टता से कह रहे हैं। ये कहा कि सरकारी लोकपाल नहीं चाहिए, जो पिछला अन्ना जो जन लोकपाल ने बनाया है क्या वैसा चाहिए? नहीं, ये नहीं किसने कहा, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि हम ये मानते हैं कि जो जन लोकपाल बिल बना है उसी को हम अगर लेके चले आगे बहुत ठीक है वो, लेकिन उसमें बिल्कुल रास्ते में ये उनका सिर्फ यही कहना था बाबा जी का कि भाई अब 1% अगर कोई इसमें रह जाता है तो रहने दीजिए उसको, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकारी लोकपाल बिल चाहते हैं, हम ये लोकपाल चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो वाकई ही मजबूत लोकपाल हो। लेकिन आप ये भी साफ कहेंगे आप जन लोकपाल वाला लोकपाल नहीं चाहते? नहीं, ये किसने नहीं कहा? ये आपने नहीं कहा। हम बिल्कुल वही मैं जवाब जानना चाहता हूं कि आप जन लोकपाल, मैं समझना चाहता हूं कि आप दोनों की लाइन नहीं, बिल्कुल जन लोकपाल ठीक है, उसमें जो आपके उत्साही समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पे जो आके कहते हैं कि ये मुद्दा पवित्र है, आप इसको अलग अलग मत बांटिए, मैं नहीं समझता। गोपाल राय जी, देखिए राजनेता लोगों को काफी इंतजार करवा रहा हूं। अन्ना से ज्यादा रामदेव का समर्थन है। आज रामदेव ने तो कम से कम दिखाया, जो पिछली बार आपने दिखाया था वैसा ही वैसा है, तो कम से कम इस बार दिखाया भी। आपको क्यों लगता है कि इन दलों की नीयत पर भरोसा नहीं है? इतना उनको भरोसा है और उस प्रक्रिया पर उनको भरोसा है कि राजनीतिक दलों से संवाद करना पड़ेगा। नहीं, वो बात ठीक कर रहे हैं कि संवाद करना पड़ेगा, लेकिन अभी रामदेव जी उस कदम की तरफ बढ़ रहे हैं जिस कदम को अगस्त के बाद हम सबने पूरा किया। तो हम सारे पार्टी के पास गए थे, जैसे कि अब अगर जन लोकपाल माने ना माने अलग मसला है। एक बात देवेंद्र जी ने भी कहा कि जब तक जांच एजेंसी स्वतंत्र नहीं होती है, सीबीआई स्वतंत्र नहीं होती, तो हम नहीं बात है, रिश्तों की बात कीजिए पहले। वही मैं रिश्ते की बात, रिश्ते और राजनीति की बात। तो स्वतंत्र अगर नहीं होती है तो जन लोकपाल मजबूत नहीं होगा। अब बीजेपी ने तो जो लोकसभा में बिल पास हुआ जिसको कांग्रेस ने कराया, सुषमा स्वराज जी ने तो कोई संशोधन बिल नहीं, भाषण तो दिया उन्होंने, लेकिन उस स्वतंत्र सीबीआई के लिए कोई संशोधन उन्होंने प्रस्ताव नहीं रखा। अब यहां से शंका पैदा होती है कि 11 दिसंबर को ये वही पार्टियां हैं जिन पार्टियों ने आकर के जंतर मंतर पर जन लोकपाल के पक्ष में बहुत सारी लंबी चौड़ी बात की थी, लेकिन उसके बाद शीतकालीन सत्र में जो कुछ हुआ वो देश के सामने बदल गए वो लोग। बजट सत्र में जो कुछ हुआ देश के सामने है। इसलिए हम लोगों को लगता है और हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि आज की तारीख में भारत के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार मुक्त एक व्यवस्था के निर्माण की तरफ नहीं बढ़नी चाहती है कोई पार्टी, और उसका कारण यह है कि उन पार्टियों के अंदर कई सारे बड़े बड़े नेता उस दलदल में धंसे हुए हैं। लेकिन इसलिए आप ये सवाल उठाने के साथ रामदेव का आंदोलन तो समर्थन तो कर रहे हैं ना? हाँ, हम कर रहे हैं ना? कर रहे हैं। तो मोटा मोटी तो आपको ऐतराज नहीं है उससे? हमारा ऐतराज नहीं, हमारा ऐतराज जो हमने कहा भी है और निवेदन किया है केवल अपने अनुभव के आधार पर कि रामदेव जी से हमने इतना ही निवेदन किया है कि मुद्दों खरता से नहीं स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो आरएसएस कह रही है आपके बारे में, मैं अभी एमजी वैद्या साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग जिस तरह से आरएसएस को आप लोगों ने टारगेट किया, राजनीतिक दलों को किया, भारत माता की तस्वीर जो संघ के बताकर आप लोगों ने हटाया, उससे उनके स्वयंसेवक जो है उनका उत्साह कम पड़ा। मैं वही कह रहा हूं कि रामदेव जी को हम आरएसएस नहीं मानते, लेकिन हम लोगों का ये जरूर मानना है कि रामदेव जी जिस दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं, दुष्चक्र में फंस रहे हैं, उस तरह से भारत के अंदर किसी वैकल्पिक व्यवस्था परिवर्तन की कोई लड़ाई नहीं मंजिल तक पहुंचेगी। इसके लिए देश की जनता पर भरोसा करके। किससे फंस रहे हैं? आरएसएस की वजह से? नहीं, आरएसएस ही नहीं केवल है, मुलायम सिंह जी हैं। अब जिन्होंने कहा कि लोकपाल आएगा तो दरोगा उठा करके हम सबको जेल में पहुंचा देगा। अब वो मुलायम सिंह जी जन लोकपाल कैसा पास करेंगे? जन लोकपाल ना पास करें, रामदेव जी के कहने पर कैसा वो लोकपाल बनाएंगे? जिस तरह से लालू जी से आज दोनों ने लालू किया, दोनों ने ये कहा है, मुलायम सिंह यादव ने और मायावती ने, कि उन्होंने आपको समर्थन देने की बात नहीं कही है। मायावती ने भी साफ साफ कहा, वो स्क्रीन पर चल रहा होगा। ठीक है। तो विजय गोयल जी, अब आपने सबको सुन लिया, ठीक है, तो संक्षेप में आप ज्यादा ही बोलिए। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इतनी मेहरबानी आपकी क्यों है टीम अन्ना के खिलाफ, और इतनी मेहरबानी क्यों है रामदेव के प्रति? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि चाहे वो अन्ना जी हों या रामदेव जी हों, उनके यहां जो समूह जुटता है वो उनका समूह नहीं है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कोई भी व्यक्ति जो आंदोलन लेके निकलता है और खास तौर से उन मुद्दे के ऊपर जिन पे जनता चाहती है कि कोई आकर लड़े, तो स्वाभाविक रूप से उनके यहाँ लोग जुटते हैं जी। ऐसा ही अन्ना ने किया और ऐसा ही रामदेव ने किया जी। योगेंद्र यादव ने इसकी विवेचना बिल्कुल सही करी कि अन्ना हजारे के यहाँ कौन लोग जुटे, किस तरह के लोग जुटे,
और रामदेव के यहाँ जो उनके संगठन थे, जो उन्होंने इतने सालों के अंदर योग से और दूसरे तरीकों से खड़ा किया था, उसके बहुत ज्यादा लोग जुटे और आम जनता भी जुटी होगी जी। तो इसलिए पहली बात तो मैं दोनों आंदोलनों को नमस्कार करता हूं कि आज इस देश के अंदर भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ अगर ये लोग आंदोलन छेड़े हैं, और हम दोनों आंदोलनों में गए थे। जी, पूछ लूं एक सवाल यहाँ पे, रोक आप पहले अपनी आप बात पूछ लीजिए। फिर आप तो जंतर मंतर पे नहीं गए थे, आप तो वहां गए रामदेव के आंदोलन में गए, जब दोनों समान था तो वहां भी जाकर आपको समर्थन जताना चाहिए था। आप अपनी बात पूरी करें। जी, हम दोनों में गए थे। जिस समय अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पे किया था, उस समय अरुण जेटली जी के साथ हम भी वहां पर थे, और उसके अंदर भी शरद यादव और सब पार्टियां आई थी। अन्ना हजारे ने भी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया था, और अन्ना हजारे के जितनी भी टीम अन्ना थी वो जाके पॉलिटिकल पार्टियों से भी मिली थी। मैं एक बात रवीश और स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी, जिस समय इन लोगों के यहाँ भीड़ या समूह आता है जो भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ हैं, उसमें सब पार्टियों के लोग होते हैं। उसमें हो सकता है कुछ कांग्रेस के भी लोग हों जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, उसमें पहुंचे हों, किंतु जब उसमें पार्टी का नेता आ जाता है तो ऐसे कहने लग जाते हैं कि मानो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ने हाईजैक किया है। ये जो समूह थे या जो भीड़ थी, ये कहीं तीसरे देश से नहीं आई थी, इसी देश में से थी। कहीं ना कहीं किन्हीं आंदोलनों और किन्हीं राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी होगी। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे उसमें जो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े होंगे। इसलिए अगर आपने बड़े चोर को मारना है तो सब लोगों को इकट्ठा करना जरूरी होगा। इस देश के अंदर 60 साल कांग्रेस ने राज किया था, और जो जितना भ्रष्टाचार पनपा है उसमें बाकी पार्टियों से पहले सबसे ज्यादा कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। पुरानी लाइन सरकार कांग्रेस को भी मौका मिला, गैर कांग्रेसी दलों को शासन करने का मौका मिला है। मेरी मिला, सुनिए, 9 राज्यों में इतना शासन करने का मौका नहीं। हाँ, सुनिए, उन लोगों को इतना केंद्र में शासन करने का मौका नहीं मिला जिसमें कि देश की सारी समस्याएं हल हो सकती थी, प्रयास किए जा सकते थे। किंतु कांग्रेस को इतना मौका मिला कि वे देश को संवार सकते थे, देश को ठीक कर सकते थे, भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते थे। जिन्होंने, जो गांधी और नेहरू की पार्टी निकली थी, उस पार्टी में जितना भ्रष्टाचार फैला, नहीं वो अब ये देखिए, ये आप ये अगर आप एक लाइन में भी कह दे तो लोग समझ जाएंगे कि कांग्रेस की क्या भूमिका रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कल शरद यादव ने मंच से, आप भी वहां मौजूद थे, टीम अन्ना को निशाना बनाया। आज कमल संदेश है, ठीक है, राजनीतिक दलों के मुखपत्र को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके वो सांसद हैं प्रभात झा, उन्होंने जिस तरह से टीम अन्ना को लिखा है कि भावनात्मक कालाबाजारी कर रही है ये लोग, आप कह रहे हैं कि दोनों का हमारा समर्थन। अन्ना और टीम अन्ना दो अलग अलग चीजें हैं। उसमें दोनों अन्ना के बारे में उन्होंने यही लिखा है कि अब कोई अन्ना हजारे हमारा जैसा व्यक्ति कभी जायज मुद्दों पर भी देश का ध्यान आकर्षित करेगा। सुनिए, अन्ना हजारे ने जिस समय आंदोलन शुरू किया था तो लोकपाल बिल को लेकर आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। उस लोकपाल बिल के पीछे मंशा यह थी कि देश में से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, किंतु अन्ना हजारे का आंदोलन भटक कर लोकपाल बिल से ज्यादा उन्होंने और बहुत सारे विषय उठा लिए। 15 मंत्री उठा लिए, 165 एमपी उठा लिए। और क्यों आपकी पार्टी में जो 50% सांसद के ऊपर अपराध है उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट से जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश के अंदर 15 मंत्री जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? अच्छा, इनकी पार्टी में भी 50% एमपी पर अपराध के आरोप है। कांग्रेस तो वही पार्टी जब उनके पास जाती है तो आप सिर्फ चेताते हैं, फिर कहते हैं आंदोलन को हमारा समर्थन। लाइन तो साफ रखिए आप लोग। हाँ, देखिए कहां साफ है आपकी लाइन? आप सुनिए, हमारे पास मैं एक सवाल करता हूं, आपका भी अपना आंदोलन है भ्रष्टाचार से लड़ने का, इनका भी अपना आंदोलन है, ये भी लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार से, बीजेपी भी लड़ रही है, सबका मान्य है। मान्य है, सुनिए, तो हम क्या करें कि नहीं मान्य है? हम तो वही बात कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये है, इस मुद्दे का बंटवारा हो गया ना, मुद्दे का बंटवारा नहीं हुआ, मुद्दे का बंटवारा नहीं हुआ, बखरा लग गया थोड़ा। सवाल यह है कि इस मुद्दे के समाधान का रास्ता क्या निकल रहा है? हाँ, जन लोकपाल बिल आ कहां रहा है? सवाल यहां पर है, केवल कहने से तो नहीं होगा। मैंने यही बात तो कही ना कि मुलायम सिंह आके मंच पर कहें कि हम जन लोकपाल बिल बनाएंगे, कैसे मान लिया जाए? कैसे मान लिया? शरद यादव जी आकर के कहे थे कामा फुल स्टॉप छोड़ दीजिए, वरना जन लोकपाल की सारी बात संसद में होगी, और वहां गए तो लोकपाल शोकपाल जोकपाल हो गया। हाँ, पर सवाल यहां से पैदा होगा। आपके यहां भी सांसद, क्या इसी वजह से आप लोग, ये बात तो रामदेव नहीं कह रहे हैं आपके बारे में, वो सिर्फ कांग्रेस को ही तमाम तरह की जननी बता रहे हैं सारी समस्याओं की।
इन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है जी कि जब तक ये बोलते रहे हम उसमें से एक शब्द नहीं बोले, और जब हम अपनी बात रख रहे हैं तो ये बीच के अंदर उसके अंदर धमक रहे हैं। ठीक है, मेरा जो कहना है, अगर ये लोगों की बात सुनते तो अन्ना हजारे का आंदोलन का वो हश्र नहीं होता और वो जंतर मंतर से पैक करके नहीं जाते जी, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि सबसे अच्छे हम ही हैं। इन लोगों को समर्थन इसलिए दिया गया था क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। इनको लगा जैसे सारी पब्लिक इनके साथ हो गई है। अरे जब आप गलत निर्णय करेंगे, अगर आपको पब्लिक को ये नहीं दिखाएंगे कि हम किसी चीज को मनवा सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आप अपने एजेंडे को बढ़ाते चले जाएंगे, तो जाहिर तौर पर रामदेव ने दिखाया पाएंगे जी। आप ये कह रहे हैं ये चीज लोग, किंतु आप जी आप ये कह रहे हैं कि ये चीज जानना नहीं चाहते जी, सीखना नहीं चाहते जी, और आप लोग हमसे भी नहीं सीखना चाहते जो अन्ना हजारे को समर्थन देने के लिए सड़क के ऊपर उतरे थे तिरंगे झंडे को लेकर जी। आप लोग समझते हैं जो आप एजेंडा तय कर दें उसके ऊपर हम मोहर लगा दें जी। अरे आपने लोकपाल बिल किया, हमने आपको समर्थन दिया, उसके बाद आप लोकपाल बिल को पास कराने के बाद 15 मंत्री क्या 50 मंत्रियों के खिलाफ दायर करके मुकदमे और उनके खिलाफ चार्जशीट लगाकर और उनको अंदर डालते। 165 एमपी क्यों, 400 एमपी भ्रष्ट थे तो 400 को डालते। किंतु आपने इतना चीज को फैला दिया कि मानो जनता आपके हर बात पे मोहर लगा देगी। उसी कारण से है, मैं आपका बुराई नहीं कर रहा, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा, और मैंने हमेशा टीवी चैनल पर कहा है कि भाई अपने एजेंडे को संभालो, उतने तक कम करो। आप कहने लगे हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, अन्ना हजारे कह रहे हैं मैंने राजनीतिक पार्टी, रामदेव ने इस बार काफी कुछ सीखा और आप अन्ना हजारे झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक को क्या जवाब देंगे? समापन से तो लग रहा है। रामदेव ने कहा भी कि मैं काफी कुछ सीख गया हूं पिछले 1 साल में। विनय पांडे जी, ये लाइन कब तक आप चलाते रहेंगे कि आरएसएस का इसका समर्थन है, आरएसएस का इसका समर्थन है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं? आज राहुल गांधी जी ने कहा कि उनके पास और भी गंभीर काम है करने के लिए, वो इसे सीरियसली नहीं लेते हैं, महत्वपूर्ण काम है। ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कहा है उन्होंने, ऑफ कैमरा ऑन रिकॉर्ड कहा। आजकल एक नया चलन है, ऑफ कैमरा ऑन रिकॉर्ड। देखिए, और ये बीजेपी वाले भी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि राहुल गांधी ही कर रहे हैं। हाँ रवि जी, काफी कुछ चीजें आपने अपने उद्बोधन में भी कह दी और बहुत सी सारी चीजें आ गई डिस्कशंस में हमारे साथियों के द्वारा। अगर आप एक आम भारतीय के तरीके से देखें, मैं गांव से आता हूं, गांव के पृष्ठभूमि से आता हूं, उस पे अगर देखा जाए तो आज ये सारा जितना कुछ हो रहा है बड़ा ही ज्वलंत समस्या, और जिससे एक पूरा भारतवर्ष हताहत था, उस समस्या का लेकर के एक आंदोलन का स्वरूप दिया जाना, और उस आंदोलन के तहत जिस तरीके के सारी चीजें हुई हैं, जितने घटनाक्रम हुए हैं, उस पर अगर दृष्टिपात कीजिए तो आज आम हिंदुस्तानी अपने आप को और पूरा देश ठगा महसूस कर रहा है। जिससे आप खुश हैं? नहीं, ये बात मैं नहीं कह सकता आपसे। आप ये बात अलग है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, उसका निष्ठावान सिपाही हूं, उसके राजनीतिक विचारधारा से और सबसे बिल्कुल आत्मसात है, इसलिए आप ये बात कह रहे हो। इससे थोड़ा अलग हटकर देखें। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार से लड़ने की जिजीविसा नहीं है या वहां पे ऐसे लोगों की कमी है, ये सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं। आप के चैनल पे ही कल से मैं देख रहा हूं, काफी लोगों ने कहा, दूसरे दलों के लोगों ने कहा, जो बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग किसी संस्था में हो सकते हैं, इसको मैं मान सकता हूं। अगर इसको देखा जाए तो आज एक हिंदुस्तान ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है, और भी हिंदुस्तान के बिहाफ पे बोल रहे हैं। ठीक है, मैं तो वही बात। देख रहा और हूं, जहां तक आपने कहा कि आरएसएस के लोग, तो सारी चीजें स्वयं परिलक्षित हो गई। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो हमेशा स्वागत किया कि आप सीधे राजनीति में आइए। ये जो हिंदुस्तान है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये संसदीय प्रणाली से चलती है, और उस संसदीय प्रणाली में हर हिंदुस्तानी की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी आपत्ति से भी क्या आपत्ति? उसको जो पार्टी बनानी है, रोज बना के चुनाव लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। आपत्ति सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो इनके झंडे के नीचे आते हैं, जिनका आप लोगों ने कहा कि इनका सहयोग और उसकी। हमें कांग्रेस को, जहां तक बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस को जरा भी इससे कोई आपत्ति नहीं है, जरा भी कांग्रेस कहीं भयभीत नहीं है। ना 77 की तरीके से कोई ऐसी घटना हो रही है कि जहां जयप्रकाश नारायण जी का जैसा व्यक्तित्व रहा हो, या 91 जैसी कोई घटना, ऐसी कुछ नहीं है। ये सारे लोगों का राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, और सत्ता में इनके पहुंचने की कोशिश है, और जो परिलक्षित हो गया स्वयं ही सामने आ गया। राजनीतिक दल का मुख्य मार्ग क्या होता है? सत्ता में सत्ता प्राप्त करना। लोगों का हमने पहले भी कहा था
ये आंदोलन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप एजेंडा है, ये समझ अभी तक क्यों है? राष्ट्रपति के अभिभाषण में, जिसमें मैं योगेंद्र जी की अब टिप्पणी लेना चाहता हूं, ये जब कह रहे हैं कि लोकतंत्र प्रदर्शन या विरोध बीमारी में बदल जाए तो हम अराजकता से खेलने लगते हैं, आचरण की गरिमा होनी चाहिए, विरोधी विचारों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए, पर संस्थाओं की क्या आचरण होना चाहिए, उनके क्या आचरण होने चाहिए, उनकी क्या गरिमा होनी चाहिए? देखिए रवीश जी, कोई अगर ये पूछ रहा है कि इतने सालों से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, हमें एक नई संस्था दे दीजिए, तो वो क्या है, किस तरह से वो अराजकता के करीब पहुंच जाता है और किस तरह से वो बीमारी है? एंडेमिक शब्द है उसका, सीधे सीधे हिंदी में तो कोई शब्द नहीं है, लेकिन यही मतलब निकाला। देखिए, हिंदुस्तान चलता है संविधान से। हाँ, संविधान की कुछ परंपराएं हैं और सारी चीजें और सारे नियम और कानून से चलता है। उसकी एक विधा है और उस विधा से इतर जाकर के कोई चीज नहीं की जा सकती। इसमें सारे लोग बुद्धिजीवी रहे हैं, पढ़े लिखे लोग रहे हैं। भीड़ या माप की जिसकी बात कर रहे हैं, उसको सारी चीजों की जानकारी नहीं होती। उनका उत्तरदायित्व तो होता है कि उसको सही रास्ते पे ले चले, अराजकता की स्थिति ना बनने पाए। और अराजकता जब उत्पन्न होने लगती है तो सरकार या सत्ता में जो होता है उसका उत्तरदायित्व है कि उसको ठीक है। मतलब एक मोटा मोटी हम लोगों ने ये समझ लिया है। लेकिन योगेंद्र, दो बात है कि एक तो प्रणब मुखर्जी ने जो आज कहा है कि उसको मैं फिर से पढ़ देना चाहता हूं कि कहां गया, इतना सारा पर्ची और फर्जी हो जाता है ना, समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा है कि प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि जब सत्ता प्रतिष्ठान निरंकुश हो जाते हैं तो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है, लेकिन जब प्रदर्शन या विरोध बीमारी में बदल जाए तो हम अराजकता से फ्लर्ट करने लगते हैं। फ्लर्टिंग विद केओस का उन्होंने इस्तेमाल किया है। लोकतांत्रिक व्यवहारों में आचरण की गरिमा और विरोधी विचारों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए। यह समझ है, यह समझ पहले से भी बनती चली आ रही है और जरूर है कि कहीं ना कहीं सरकार या राष्ट्रपति खुद इन आंदोलनों के प्रति सोच रहे हैं, भयभीत नहीं है। जैसे पांडे जी ने अभी कहा, विनय पांडे जी ने, भयभीत नहीं है। लेकिन क्या यही एकमात्र समझ है क्या इन आंदोलनों के प्रति? क्या रवीश, इसे मैं प्रणब मुखर्जी जी का उद्बोधन नहीं मानता, ये राष्ट्रपति का उद्बोधन है और इस देश की परंपरा है, लोकतांत्रिक परंपरा है कि राष्ट्रपति का उद्बोधन सर माथे पे, उसके आप अर्थ निकाल सकते हैं, उसकी आप आलोचना नहीं कर सकते। आप अर्थ यूं निकाल सकते हैं कि जो संस्था, ये गरिमा, सहिष्णुता, ये सब लोकतंत्र के मूल मंत्र हैं। अब मेरा ध्यान जाता है दिसंबर के महीने में लोकसभा और राज्यसभा में जो हुआ। आपको ध्यान होगा लोकपाल के बिल पे बहस हो रही थी, याद है वो आधी रात तक की बहस जिसमें हम सब बैठे हुए थे, देख रहे थे वो बहस। आप बताइए, आपको उसमें गरिमा दिखाई देती थी? उसमें सहिष्णुता दिखाई देती थी? अगर जो राज्यसभा में तमाशा हुआ, तमाशे के अलावा क्या शब्द इस्तेमाल करें रवीश उसके लिए, उसमें अराजकता थी या नहीं थी? ये जो हमारे साथी कह रहे हैं देश ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ये बात सही है। लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस ठगा हुआ होने से ही तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। विजय गोयल जी ने एक अच्छी बात कही, लेकिन जुमला अधूरा रह गया। उन्होंने कहा ये जो जनता आई है वो इनके लिए नहीं आई है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आई है। इसे पूरा करने के लिए हमें कहना होगा जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आई है। जाहिर है अन्ना हजारे के लिए नहीं आई थी, और वो इसलिए आई क्योंकि उसे इस देश की सरकार और विपक्ष दोनों में आस्था नहीं थी, इसलिए ये शुरू हुआ। उन्होंने एक दूसरा जुमला इस्तेमाल किया, फिर थोड़ा अधूरा रह गई बात। उन्होंने कहा बड़े चोर को पकड़ने के लिए आपको कुछ करना पड़ता, बड़े चोर को अगर मारना है तो आपको सबको साथ में लेना होता है। आमतौर पे जब मैं जुमला सड़क पे सुनता हूं तो लोग कहते हैं बड़े चोर को पकड़ने के लिए छोटे चोर को साथ रखना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि आज बाबा रामदेव ने जो किया है उससे लोगों को वो जुमला याद आया होगा, वो नहीं जो विजय जी ने कहा। जब आप बीजेपी के अध्यक्ष को मंच पे रखते हैं, देखिए ये पार्टी है, कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार की छवि है उसके बारे में इस देश में ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन जिस पार्टी का कर्नाटक में आज भ्रष्टाचार का जो रिकॉर्ड है, और आप ऐसा ना सोचें कि कर्नाटक एकमात्र अपवाद है, राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी, याद कीजिए किस चरम का भ्रष्टाचार उन सरकारों में था। तो जिस पार्टी की इस तरह की एक रिकॉर्ड रहा है, मुलायम सिंह जी और मायावती जी का अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो अलग हो चुके हैं इस बात से, उनको साथ रख के यदि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सामान्य व्यक्ति को आप खिलाड़ी नजर आएंगे, आप इस बीमारी का इलाज करने वाले नजर नहीं आएंगे। और जब बात कर ही रहे हैं तो एक चीज मैं कह दूं, देवेंद्र जी ने कहा
और उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, हम सबके मित्र हैं, बहुत समझदार आदमी हैं। देवेंद्र जी, मैं मानता हूं कि बाबा रामदेव की इस देश को बहुत बड़ी एक देन है, और वो देन ये है कि बाबा रामदेव ने इस देश में योग विद्या का लोकतांत्रिकरण कर दिया। वो किसी की सीक्रेट विद्या नहीं बची, उन्होंने घर घर तक पहुंचा दिया, जो इस देश के लिए बहुत बड़ा काम है, और उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा हो वो कम है, और उनके जितने प्रशंसक अनुयायी हैं उनको गिनने से कोई फायदा नहीं, बहुत ज्यादा है। लेकिन जब वो राजनीति में आते हैं तो एक औसत व्यक्ति की अपेक्षा बनेगी कि क्या अब वो लोकतंत्र का योग मुद्रा में परिवर्तन करेंगे? क्या लोकतंत्र में अब योग आएगा? क्या उनके आचार व्यवहार में वो स्थित प्रज्ञता आपको दिखाई देती है, वो संकल्प दिखाई देता है, वो योग मुद्रा दिखाई देती है? मैंने कोशिश की बहुत ध्यान से देखने की, मेरे देखने में खोट रही होगी, लेकिन पिछले साल वो जो हुआ था रामलीला मैदान में और पिछले 2 दिन से जो हुआ है उसमें मुझे योग मुद्रा दिखाई नहीं दी, उसमें एक स्थित प्रज्ञ दिखाई नहीं दिया। पता नहीं उनके बाकी फॉलोअर्स को क्या दिखता होगा। ठीक है, लोकतंत्र में और राजनीति में आकर जो योग की बात आप कह रहे हैं कि पलटासन और पता नहीं कौन कौन सा आसन, लेकिन विजय जी छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, आएंगे तो आप ही के पास चलेंगे। हालांकि योगेंद्र ने सवाल देवेंद्र जी से किया है, पर आप चूंकि उंगली उठा रहे थे तो आपको ही मौका मिलेगा। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। बहस बातचीत से ही होनी चाहिए। छोटे से ब्रेक। ठीक है, ब्रेक में जाना था और ब्रेक से आना ही था। विजय जी, हाँ फोन जरा रख दीजिए। हाँ, सवाल योगेंद्र जी ने आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें रही हैं उसका भी अपना एक इतिहास रहा है भ्रष्टाचार को लेकर, ठीक है? आप उस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते थे। हम यही जानना चाहते थे कि भाई भ्रष्टाचार में आपके नेता भी पकड़े गए हैं जहां तहां। राम जेठमलानी जो आज अन्ना रामदेव के पास गए थे अंबेडकर स्टेडियम, उन्होंने तो कहा था वाजपेयी सरकार को महाभ्रष्ट सरकार है। उसके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पकड़े गए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद पकड़े गए। जी, तो हम ना समझे कि आप अपना फायदा उठाने के लिए वहां गए थे। हाँ जी, बताइए। जी, मैं योगेंद्र यादव जी की बहुत इज्जत करता हूं। मुझे नहीं मालूम वो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की तरह क्यों बात कर रहे हैं। अभी तक तो वो कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे। देखिए, यही दिक्कत है। जैसे ही आपने उन्होंने आपसे एक मिनट सवाल किया, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए। अब आप मेरे को आप बोलिए बोल रहे थे, बीच में आप बोले नहीं। ठीक, जैसे ही मैं बोला ठीक आप मुझे टोकने लगे। हाँ, सुनिए सर, ऐसा मेरा ये कहना है कि हमारी पार्टी की एक पॉलिसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ नॉन टॉलरेंस कीजिए। जहां जहां भी जो भी दिखाई दिया वो हमने एक्शन किया, उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा जाके। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में क्यों कहा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने आज तक एक शब्द सुना नहीं जी। उन्होंने राजस्थान के बारे में क्यों कहा, कौन सी इंक्वायरी चल रही है, किसको सजा हुई है, मुझे मालूम नहीं है, कौन सी छवि है। उन्होंने कर्नाटक के बारे में कहा, उनको मालूम है हमने क्या करप्टिव मेजर्स लिए जी। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कहा, उनको मालूम है कि हमने करप्टिव मेजर्स लिए। तो सवाल इस बात का ये नहीं है, वो तो कांग्रेस ने मिली, आपने मंत्रियों को जेल भेज दिया, हटा दिया, कांग्रेस ने भी लिया जिस तरह के करप्टिव बात को। नहीं, ऐसे आर्गुमेंट मत लीजिए। कांग्रेस ने जो भेजा वो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भेजा है। यहाँ के पैनल में जितने लोग बैठे, आपने बंगारू लक्ष्मण को पार्टी से कब निकाला विजय जी? जब कोर्ट का फैसला आया तभी निकाला ना, वरना तो आपने उनको दोबारा से राजनीति में ले आए थे सदन में। आप ठीक है, आप कहिए। मैं बंगारू लक्ष्मण का क्या करें, अब आदत ऐसी है। हाँ, बंगारू जी का केस बिल्कुल डिफरेंट था। अगर आप उसकी चर्चा करना चाहते हैं, मैं चर्चा करने को तैयार हूं। वो केस ऐसा नहीं था बिल्कुल भी जी। और दूसरी बात है, जहां जहां हमें करेक्टिव मेजर्स करने थे करे थे। मैं एक बात पूछता हूं जी, कांग्रेस के बाद, कांग्रेस के भ्रष्टाचार दूर करने के बाद कौन सी पार्टी को आप राज देंगे ये बताइए? देश कौन चलाएगा ये बताइए जी। ये हुई ना देश वो चलाएगा जिसकी पॉलिसी नॉन टॉलरेंस की होगी। देश वो चलाएगा जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन करता हो। देश वो चलाएगा जिसके बारे में लोगों को विश्वास होगा जी। अब आपने मुझे कहा कि एनडीए के राज में ये जितना पैनल बैठा है और जो एनडीए के बारे में बात करता है, एक तो बताइए बात, एनडीए के राज में कौन सा ऐसा करप्शन था जिसके बारे में कोई एक्शन नहीं हुआ जी? करप्शन था ना, एक्शन तो ये लोग भी कह रहे हैं कि ले रहे हैं। उस पर आप भरोसा करेंगे क्या? अगर प्रधानमंत्री कहें कि हम जब बहुत एक्शन ले रहे हैं, आप करेंगे भरोसा? मैं जानना चाहता हूं। आप इनसे कह रहे हैं कि ये भरोसा कर ले, आप करेंगे? बताइए। चलिए, पूरा नहीं करेंगे, 40% तो करेंगे ना मनमोहन सिंह के कार्रवाई पे। कोई 2G का स्कैम था,
कोई 2G का स्कैम था, कोई कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम था, कोई केजी बेसिन का था, कोई एयर इंडिया का था। क्या भ्रष्टाचार सीमाएं तोड़ चुका था क्या? अगर आप छोटी छोटी चीजों को निकालेंगे और उसके मैं तो बड़ी चीज निकाल, आपने एक बड़ी बात कही कि कांग्रेस को हटाना तो वोट किसको देंगे, बीजेपी ही आएगी। तो ये तो आप तो उनका वो पर्पस सर्व कर रहे हैं ना देवेंद्र जी, या फिर तो वो तो बहुत स्पष्ट है। मतलब विजय गोयल कोई ठीक है कि अब चूंकि दोनों हर राजनीतिक दल में इतने सारे उदाहरण मिल जाएं। मैं क्षमा चाहूंगा, कॉमनवेल्थ और चाहे 2G की बात की हो, जो भी पॉलिसी बनी थी फाउंडेशन इन्हीं की डाली हुई थी एनडीए की, और ये भ्रष्टाचार की तरफ ले जाने का नहीं तो आप मान ले रहे हैं आपके जो उसकी गलती हुई उस पर कार्रवाई क्या मैं क्या बोलूं, बोलिए आप लोग इतने अंतर विरोध से लेके बैठे हैं। हाँ देखिए, ये जो सवाल है कि भाई अगर आप कांग्रेस को हराओगे तो कौन उस पे उसकी जगह लेगा, ये तो सबको मालूम है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्या कांग्रेस को नहीं हराना चाहिए? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों हम कांग्रेस को डिफेंड करने में लगे हुए हैं? कौन कर रहा है यहाँ पे? कोई नहीं कर रहा है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली कह रहा हूं, जहां देखो वहां कांग्रेस कांग्रेस क्यों आप बीजेपी को डिफेंड करने में लगे? हम नहीं डिफेंड कर रहे। मैं तो कई बार ये भी कहता हूं, हर मंच पे कहता हूं कि वैसे देखा जाए तो दोनों की इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है, दोनों में भ्रष्टाचार पनपता है, दोनों अगर मर्ज हो जाए तो देश का भला हो जाए, दोनों मर्ज हो जाए तो बिल्कुल देश का भला हो जाए। ये तो मैं कहता ही हूं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस सिस्टम में तो ये नहीं जिस सिस्टम में आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको जवाब दिया। रेस्पेक्ट योर राइटिंग, मतलब सब यहाँ एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, तो मैं ये भी कह दूं कि मैं खेती पर जो आपने काम किया उसकी मैं इज्जत करता हूं, लेकिन फिर भी रामदेव तो वहां सिर्फ कांग्रेस 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 कर रहे हैं। मैंने उसमें, क्योंकि वो पार्टी आइसोलेट हो गई है। आज देश में सबसे ज्यादा अगर क्राइसिस है तो कांग्रेस हो रहा है। अब देखिए राहुल गांधी ने क्या बोला है कि साहब मैं बहुत व्यस्त हूं, ये बोला उन्होंने। कुछ बहुत मुख्य मुद्दों पर मुझे बताइए, देश जानना चाहता है किस चीज में व्यस्त हैं? आज तक हमें यही नहीं पता चला। हाँ जी, तो ये कहना कि मैं बहुत व्यस्त हूं, इसका मतलब कितने हड़बड़ाए हुए हैं, कितना इनका ये पैनिक रिएक्शन था, और वो पैनिक रिएक्शन इंडिकेट करता है। बात यह है कि बीजेपी स्वभाव से विरोधी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को कुछ भी कहेगी, ठीक है, आरोप लगाएगी, ये उसका दायित्व बनता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसके साथ मिल जाते हैं, उसकी महत्वाकांक्षाओं में अगर साझेदार होते हैं। मैं डिफर करूंगा आपसे। जब देखिए 3 दिन बैठे रहे बाबा रामदेव मंच पर, उन्होंने 3 दिन इतनी स्पेस दी कि आप आइए हमारे मंच पर, और ये आज भी कहा गया है, आने से वो कमी पूरी हो गई। ये तो सही, आज भी कहा गया है, आज भी कहा गया, एक मिनट बात सुन लीजिए, आज भी कहा गया है कि अगर अब भी आप अगर ये ले आएंगे जन लोकपाल बिल, 1 महीने के अंदर ब्लैक मनी ले आएंगे, तो हम कांग्रेस की पूरी सपोर्ट करेंगे। बताइए इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं? चलिए आप करिए। मैं एक चीज पर जानना चाहता हूं, कई बात एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जो योगेंद्र यादव जी ने पहले कही थी। आपसे सवाल किया था, ठीक है। दूसरा रेफरेंस था जो आपने पूछा, जो राजनीति में योग तो नहीं करने लगेंगे, स्थित प्रज्ञ नहीं रहेंगे। आपने राष्ट्रपति की जो बात की थी, वो बहुत अफसोस है कि जो आज भाषण मैंने पढ़ा, उन्होंने ये कहा है कि अगर जिस तरीके से मूवमेंट्स हो रहे हैं अगेंस्ट ये सब जो है, कियोस हो जाएगा। ये उनका शब्द थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, इस तरह से अगर आंदोलन होने लगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आंदोलन की आलोचना नहीं की है, तरीके पर मैं उनको बताना चाहता हूं, यही अमर्त्य सेन जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि स्ट्रीट्स में अगर डेमोन्स्ट्रेशन होने लगेंगे तो उससे भ्रष्टाचार नहीं मिटता। आपको बताना चाहता हूं, एग्जांपल एक ही दूंगा। आइसलैंड एक छोटा सा देश है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सिंगापुर से बहुत बड़ा है। उस आइसलैंड में पीपल्स प्रोटेस्ट से सरकार को हटाया गया, भ्रष्ट सरकार को। बैंकर्स अरेस्ट हुए, ये पहली बार हुआ है कि बैंकर्स अरेस्ट हुए, और कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जा रहा है वो लोग बना रहे हैं ताकि ये दोबारा ना हो पाए। मुझे लगता है कि पीपल्स जो हमारे देश में मूवमेंट हो रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मैसेज है देश के लिए, ठीक है, और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज भी दे विल फॉल इन लाइन ग्रेजुअली, यू विल सी दैट। पर क्या आप मानते हैं, योगेंद्र ने कहा, आप उसका जवाब जरूर दीजिए, फिर उनसे एक राजनीति पर मैं बात देखिए, वो जरा बहुत विचारक हैं, मैं जरा गैंती थोड़ा जानता हूं क्योंकि मैं एग्रीकल्चर पे काम करता हूं। उनका सवाल जो था, मुझे थोड़ा सा आप समझा दीजिए। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि क्या रामदेव जब राजनीति में आते हैं, योगा को उन्होंने लोकतांत्रिकरण किया, प्रसार किया, ये उसे काफी सराहना करते हैं उसकी, लेकिन जब राजनीति में आते हैं तो कहीं एक दूसरे किस्म का योग तो नहीं ला रहे हैं। मतलब राजनीति में आपको कई तरह के योग करने पड़ते हैं, आप वैसे अटल नहीं रह पाते। तो वो तो जो टीम विचलन फिसलन, वो तो टीम अन्ना जो पार्टी में बना रही है, तो क्या उनको भी वही फेस करना पड़ेगा? जी, एक मेरी बात तो सुन लीजिए। जो टीम अन्ना तो पॉलिटिकल चली गई है, और योगेंद्र जी उनके साथ हैं, तो उनकी सपोर्ट है, उनकी सोच भी है, तो क्या वो भी बताएं हमें कि क्या वो भी योग करना शुरू कर देंगे अब जाके? देखिए, ये मुझे लगता है कि हमें सब, ये जो दिक्कत ये देश में ये आ रही है, एक मिनट, दिक्कत इस देश में ये आ रही है कि हम लोग सब ये कहने में लगे हुए हैं कि मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद है, और जब तक हम ये कहते रहेंगे ही, मैंने अपनी धुलाई की, मैं अपनी कमीज को आपकी कमीज से सफेद क्यों नहीं बताऊं? मैं वही कह रहा हूं, और यही करते रहेंगे हम। जब यही करते रहेंगे तो वो जो है हमारे देश में कभी भी हम वही नहीं कर रहे ना, वही करते बहुत सारी चीजें कर। योगेंद्र जी, फाइनल कमेंट सर। ठीक है,
मैं सिर्फ ये 2 छोटे स्पष्टीकरण कर दूं। हाँ। एक तो ये कि मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में कितनी लिप्त है, ये बात तो इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। इसके बाद हमारे साथी ने कहा कि ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन वाली बात है। भगवान ऐसे स्पोक्स पर्सन हर पार्टी को दे, इनकी पार्टी को भी दे। जो मैं बाबा के बारे में बात कह रहा था, हाँ। वो ये नहीं था कि कहीं योग तो नहीं करने लगेंगे। मेरे लिए योग बहुत सुंदर चीज है। मैं तो केवल ये प्रश्न पूछ रहा था कि क्या वो लोकतंत्र में योग की जो हाईएस्ट मुद्रा होती है, स्थित प्रज्ञ, वो दे पाएंगे? मुझे उनके आचरण में अभी तक वो दिखाई नहीं दिया है। लेकिन जो आपने आखिरी बात की, वो मेरे विचार से ये है रवीश, कहीं हम बड़े सवालों से छोटे सवालों की तरफ तो नहीं आते जा रहे हैं। हमारे सवाल आज ये है कि बाबा बड़े के अन्ना। हमारा सवाल ये है कि एनडीए को कितना फायदा होगा, टीम अन्ना चुनाव में आई तो वोट पाएगी कि नहीं, और उससे तीसरी किस पार्टी को फायदा होगा। लेकिन आज से 1 साल पहले हम जिन बड़े सवालों के साथ शुरू हुए थे, इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने की व्यवस्था हो पाएगी या नहीं, क्या राजनीति में सदाचार आएगा, क्या इस देश का नागरिक बेबस होगा या कि वो खुद कुछ कर पाएगा। मुझे कई बार डर लगता है कि हम इन बड़े सवालों से पीछे तो नहीं हटते जा रहे। ये चुनौती बाबा रामदेव के लिए है और ये चुनौती अन्ना हजारे और उसके समर्थकों के लिए भी है। कई बड़े सवालों से हम छोटी तरफ तो नहीं आ रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इन सवालों से पीछे नहीं हटेंगे और एक दिन चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये मौका बार बार मिलता रहता है इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन वो जो सवाल है कि व्यवस्था परिवर्तन का, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, व्यवस्था के उन्हीं पायों को लेकर आप कितना बदल पाएंगे, पुरानी ईंट से कितना नया मकान बना पाएंगे, देखेंगे। सबको सबकी बात कहने का मौका मिला और सब एक दूसरे की इज्जत करते रहे और सब एक दूसरे को प्रवक्ता भी बताते रहे एक दूसरे का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्रवक्ता टाइम्स में देखने के लिए, शामिल होने के लिए। थैंक यू।